ओवैसी साहब, आपको हमने फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू हमसे बात करने के लिए। कल हमने देखा आप उत्तर प्रदेश के दौरे पे थे। अब आपका क्या यूपी प्लान है? आप अखिलेश जी के खिलाफ वहां पे खुद जंग छेड़ दिया है आपने। नहीं, हम लोग तो देखिए पिछले बार भी चुनाव लड़े, 2017 में भी लड़े। मगर हमको कामयाबी नहीं मिली। बहुत सी जगह पर अच्छा वोट परसेंटेज मिला, तो इसीलिए अब हम हमारी पूरी कोशिश पहले से ज्यादा अच्छी है। जो पहले हमने गलतियां थी, कमजोरी थी, उसको दूर किया है। अब जाहिर है 2027 में यूपी के चुनाव हैं, तो उसकी तैयारी के सिलसिले में हमारी पार्टी के लीडर शौकत अली और पूरी टीम काम कर रही है। तो उस सिलसिले में हम गए हैं और हमने ये कहा है कि अगर बीजेपी को दोबारा सत्ता में आने से रोकने के लिए अगर अलायंस होता है तो हम उसके लिए तैयार हैं। मगर अब होता नहीं होता वो तो वक्त बताएगा, पर हम तो अपनी तैयारी पूरी कर रहे हैं। और हमारी कोशिश यही है कि हमारी पार्टी के कैंडिडेट्स वहां पर कामयाब हो, वो विधायक बनकर विधानसभा जाएं। सर, लेकिन आप कह रहे हैं बीजेपी को सत्ता में आने से रोकने के लिए, लेकिन एक क्रिटिकल स्कूल ऑफ थॉट ये है कि वो तो मुस्लिम वोट्स को डिवाइड करेगा आपका वहां जाना। तो तो वो इसीलिए तो हम कह रहे बीजेपी की हैं। हेल्प होगी। नहीं नहीं, देखिए, डिवाइड का सवाल नहीं है। अगर बिहार में यही बात हमने कही थी कि हमको साथ ले लीजिए, बल्कि लेटर भी लिखा गया था हमारे अध्यक्ष अख्तरुल साहब की तरफ से, और फिर उसको नहीं सुना गया। फिर आपने देखिए, देख लिया नतीजा क्या निकला। अब फिर उसके बाद राज्यसभा का चुनाव हुआ, आपको याद होगा, राजद को हमने सपोर्ट किया। खुद राजद के 3 एमएलए और कांग्रेस के 3 एमएलए और राजद का एक मुस्लिम एमएलए उनका साथ नहीं दिया। तो अब जाहिर है, अब ये हम हमेशा ये हम पे ये इल्जाम लगता है कि आपके खड़े होने से ऐसा होता। हम बोले ठीक है, आप अलायंस कर लीजिए। पिछले बार भी हम बाबू सिंह कुशवाहा साहब के अलायंस में थे, जो आज जौनपुर के समाजवादी के एमपी है। तो अब देखिए क्या होता है, ये तो उन लोगों पर है, मगर हम तो पूरी कोशिश करेंगे। वजीर साहब, एक और इल्जाम सरकार पे लगाया जा रहा है कि ये जो एमपीस इधर उधर से जोड़े जा रहे हैं, या फिर दूसरी पार्टी से तोड़ के कहीं और मर्ज करा के वो एनडीए को सपोर्ट कर रहे हैं। तो एक बड़ा प्लान है डीलिमिटेशन बिल लाने का मॉनसून सेशन में। तो आपको लगता है कि ये डिलिमिटेशन एक अच्छा आइडिया है सरकार की तरफ से लाने का? नहीं, डीलिमिटेशन बिल के लिए 2/3 मेजोरिटी की जरूरत नहीं है। वुमेन रिजर्वेशन के लिए 2/3 मेजोरिटी हाँ, की वो जरूरत मतलब है। दोनों को क्लब कर दिया ना हाँ। उन्होंने। तो अब अगर ये ये सोचकर आप पार्टीज को तोड़ रहे हैं, चाहे वो शिवसेना हो, टीएमसी हो, तो फिर ये इन पार्टीज के एमपीज को सोचना चाहिए कि भाई तुम्हारी पॉलिटिकल यूटिलिटी फ्यूचर में कुछ नहीं रहेगी। और जो डिलिमिटेशन हो रहा है, जिसको जो पहले लोकसभा में लाया गया कि 50% हम इजाफा कर देंगे, तो साउथ में तो इसके ऊपर बड़ी नाराजगी है कि 50% आप नहीं, बढ़ा रहे हैं। आप भी सदन लीडर हैं एक तरह से। आप इस पर आपके राय क्या है? नहीं, आपको ऐसा फॉर्मूला तो आप इवॉल्व नहीं कर रहे हैं जिससे साउथ इंडिया में नाराजगी कम हो। आप तो उसको ये और बढ़ा रहे हैं, उस फीलिंग्स को और आप बढ़ा रहे हैं। तो ये आसान मसला नहीं है। ये बिल्कुल आसान मसला नहीं है कि आप लोकसभा में बढ़ाएंगे और राज्यसभा में नहीं बढ़ाएंगे। और फिर किस तरह से कॉन्स्टिट्यूंसी आप बनाएंगे। सबसे बड़ी तकलीफ दे और परेशान कौन बात यह है कि जिस तरीके से आपने जम्मू एंड कश्मीर में डिलिमिटेशन किया, जिस तरीके से आपने आसाम में किया, वो तो आपने वहां पर जेरी मैंडरिंग भी कहना उसका अंडर स्टेटमेंट होगा। तो ये भी एक सब लोगों को खदशा है, सब लोगों का एप्रीहेंशन है, जो वेल फाउंडेड है। इसको आप डिनाई नहीं कर सकते। बंगाल चुनाव के नतीजों को कैसा देखते हैं? कि बंगाल के चुनाव में टीएमसी की जो हार हुई है, उसकी कई रीजंस हैं। एक तो उनका करप्शन, उनका मिस गवर्नेंस, और इतनी बड़ी संख्या में जो मुसलमान वहां पर रहते हैं उनको धोखा देना, उनके लिए कुछ नहीं करना। और उसके बाद एसआईआर भी एक मुद्दा था। तो मुझे लगता है कि मोटा मोटा एक ये चार अहम इश्यूज थे। और ममता बनर्जी तो बिल्कुल आम जनता से वो कट चुकी थी, उनको कोई कनेक्शन नहीं था। और ये तो होना ही था। ये तो जिस तरीके से वो काम वहां पर कर रही थी, देखिए मिसाल के तौर पे, अब मैं क्यों कहता हूं कि मुसलमानों को धोखा दिया। कोलकाता हाई कोर्ट ने 1.5-2 साल पहले 5 लाख ओबीसी कास्ट सर्टिफिकेट को कैंसिल किया। आप सत्ता में थे, आप एक्ट बना सकते थे, आप उसको दोबारा बीसी कमीशन दे सकते थे।
उन 5 लाख में 3 लाख तो सिर्फ मुसलमान कास्ट सर्टिफिकेट कैंसिल हो गए। सोशियो इकोनॉमिक हेल्थ इंडिकेटर्स आप देख लीजिए। तो ये सब देखिए, अगर आप सिर्फ मुसलमानों को समझेंगे कि हम वोट डालने वाले बनकर रह जाएं, हम ये कह रहे हैं कि एमआईएम पार्टी कहती है कि भाई मुसलमान को आप सिर्फ वोट बैंक मत समझिए, इनको सिटीजन विद राइट्स बनाइए। अगर वोट बैंक बनेंगे, वोटर बना के रखेंगे तो वोट डाल के घर में बैठ जाइए और फिर रोज पिटते रहिए, रोज दबते रहिए और कोई उनको पूछने वाला नहीं है। वही जाकर देखे मालदा मुर्शिदाबाद को। अफसोस मुझे इस बात का होता है कि ऐसे कई सो कॉल्ड सेकुलर यूट्यूबर्स हैं जो वहां पर चले जाकर इतना बाजा बजाए कि ममता जीत रही है, फिर एसआईआर पे बोले। नतीजा क्या निकला? भाई मेरे वोट का फायदा क्यों नहीं हो रहा है आपको? इसलिए नहीं हो रहा है कि ये जो 4 चीजें मैंने आपको बताई है। और इसी वजह से हम ये कहते हैं कि इनको वोट अगर आप रोकिए जरूर बीजेपी को, इसमें कोई दो राय नहीं है, मगर अपनी लीडरशिप तो बनाइए, अपनी कोई आवाज तो रखिए, कोई कोई आपके लिए बोलने वाला हो, कोई आपके लिए लड़ने वाला हो, कोई आपके कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स की बात करने वाला हो। तो ये हमारी कोशिश है। और ज्यादा दिलचस्प बात यह है कि जो अब जो बाद में हो रहा है, टीएमसी का जिस तरह से पतन हो रहा है, उसको आप किस तरह से देखते हैं? वो तो कह रहे हैं कि बीजेपी इसको साम दाम दंड भेद इस्तेमाल कर रही है पार्टी को तोड़ने के लिए। नहीं नहीं, आप झूठ बोल रहे हैं। वो सब मेरे से पूछ कर गए हैं ना बीजेपी में, मुझसे पूछे हैं, मैंने उनको इजाजत दी कि हाँ चले जाओ तुम लोग बीजेपी में। माने आप बताइए कि जो कल तक हमको बी टीम बोलते थे वो तो अब चले गए हैं। जो कह रहे थे कि सीने में मदीना आंख में काबा, और बाबा योगी बंगाल जाके बोले कि हम इसको काबा की जमीन नहीं बने, अब दोनों बैठकर चाय पी रहे हैं। आप बताइए 20 एमपी, कभी ऐसा सुना आपने कि एक पार्टी पावर हारने के बाद पूरे के पूरे गायब? वो एक गाना है ना, कबूतर आ मैंने पूरे कबूतर उड़ गए यहां से लेके वहां तक। हाँ। तो ये आपकी पार्टी है और आप हमको गाली दे रहे थे, चुनाव तमाम हमको गाली देते रहे। अब किसको गाली देंगे? इसीलिए हम कह रहे हैं कि आप तो वोट ले रहे हैं, ना बीजेपी को रोक पा रहे हैं, ना अपनी पार्टी के जो आपके एमएलएज हैं वो भाग गए, आपके एमपीज चले जा रहे हैं, आपकी पार्टी के ऊपर दावे कोई कर रहा है। तो फिर आखिर आप अपने ही लोगों को नहीं रोक पा रहे हैं, और आप सेकुलरिज्म के का पूरा दर्स और पूरा प्रोफेसरशिप की आपकी जो थीसिस है वो हम पर फेंकते रहते हैं। नहीं, आपका आपने अपने ओपनिंग रिमार्क्स में कहा था कि हारने के बाद रोना नहीं चाहिए। तो क्या आप टीएमसी को भी ये बोल रहे हैं कि हारने के बाद अब वो जो इल्जाम लगा रहे हैं कि बीजेपी अपनी मशीनरी यूज कर रही है उनको तोड़ने के लिए? हो सकता है, हो सकता है, मगर आप 15 साल से सत्ता में हैं। आपको 2024 के पार्लियामेंट चुनाव में इतनी बड़ी तादाद में आपके एमपीज कामयाब हुए हैं, फिर ऐसा क्या हो गया? देखिए, एक जमीन पे जो मुझे महसूस हुआ है, ममता बनर्जी का करप्शन, उनकी पार्टी का करप्शन, उनके पार्टी के लोगों की गुंडागर्दी, मिस गवर्नेंस, और उनका कोई कनेक्ट नहीं रहा। हाँ, ये बात भी सही है, एसआईआर भी एक इशू था, मगर सवाल यह है कि अगर एसआईआर हो रहा था पिछले साल बिहार के चुनाव से पहले, जून में एसआईआर शुरू हुआ, आप 15 साल से सत्ता में रहकर आप कितना काम किए उन लोगों के नाम को इंक्लूड कराने के लिए? आप कैसे वो जो एनोमलीज थे उसको ओवरकम क्यों नहीं कर पाए आप? देखिए, ये सिंबोलिज्म की जो पॉलिटिक्स है ना, कि सुप्रीम कोर्ट चले गए, मैं उसका उसके ऊपर भी मेरी राय बिल्कुल मुख्तलिफ है। देश में संविधान में थ्योरी ऑफ सेपरेशन ऑफ पावर्स है। एक स्टेट का चीफ मिनिस्टर एग्जीक्यूटिव होता है, एग्जीक्यूटिव चले गए जुडिशरी के पास, और जाकर आप बोल रहे हैं कि मैं सुप्रीम कोर्ट के, अरे आपका, अगर आपका पार्टी है, वकील है, ये सिंबोलिज्म, ये ड्रामा जमीन पर तो काम नहीं आएगा ना, सब चीजें ये। तो मेरा आखिरी सवाल सर, आपने देखा होगा सीज फायर एग्रीमेंट हो गया है अब ईरान और अमेरिका के बीच में। तो अब आपको क्या लगता है कि अब भारत की जो सप्लाई चेन और स्थिति बदलेगी? और एज अ मुस्लिम स्कॉलर एंड एज अ मुस्लिम लीडर, हाउ डू यू लुक एट ईरान पोजीशन नाउ? देखिए, ट्रम्प के ऊपर कोई यकीन नहीं कर सकता। ट्रम्प एक आज एक दोपहर, सुबह में एक बात बोलते, दोपहर में उसको बदल देते, शाम में एक और नई बात करते। सवाल यह है कि क्या ट्रम्प अपनी बात पर कायम रहेंगे? क्या इसराइल को वो रोक पाएंगे? क्योंकि इसराइल के लोग आज भी कह रहे हैं कि हम अपने मनमानी करते रहेंगे। वो तो एक जेनोसाइडल स्टेट है जिसने करीब 6 लाख फलस्तीनियों को, जो रेफ्यूजीज हैं, इसराइल ऑक्यूपायर है, उनको उनको खत्म कर दिया, लेबनान पे बॉम्बिंग कर रहा है। तो ये हम तो उम्मीद कर रहे हैं कि पीस कायम हो जाए।
और लोग आराम से चैन से अपनी जिंदगी गुजार सकें। ये प्रधानमंत्री और सरकार को इसका स्ट्रिक्टली नोट लेकर आउटराइट कंडेम करना चाहिए। अमेरिका जो ये जो हमारे सी फेरर की हलाकत का बाइस बना है, उनकी मौत का जिम्मेदार बना है। थैंक यू वेसी साहब, थैंक यू सो मच फॉर टॉकिंग टू अस। आपने थैंक यू सब सर। मुद्दों पर बात की। थैंक यू। थैंक यू।